हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टडी करेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसकी एक एक लाइन है हमें बड़े ध्यान से पढ़नी है, सुननी है, समझनी है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाद में है वो ना रहे। तो प्रियम्बल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी कंसेप्ट कहाँ से आया और हमारा प्रियम्बल क्या है। कहता है कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जो प्रियम्बल से शुरू होता है। फिर मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इस प्रैक्टिस को हमने फॉलो किया। मतलब हमने भी हमारा संविधान कहाँ से शुरू किया, पहले स्टार्ट कौन होगा, प्रियम्बल होगा। हालांकि प्रियम्बल बनाया बाद में गया था, सारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद प्रियम्बल बनाया गया था, लेकिन स्टार्ट हमने प्रियम्बल से किया। ताकि कहते हैं ना, एक चैप्टर से पहले समरी दी जाती है कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, एक लाइन क्रोनोलॉजी दी होती है। तो प्रियम्बल भी हमारा क्या है, एक मतलब ये लगा लो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी है। उसको पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि इंडिया के संविधान में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो टर्म प्रियम्बल रेफर टू द इंट्रोडक्शन और प्री फेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है, हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है, एक तरह का फेस है, प्री फेस है। पहले ही आपको एक झलक देखने को मिल जाएगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इसके अंदर। ये समरी है और एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का। एनके पालखीवाला एक एमिनेंट जूरिस्ट थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, संवैधानिक एक्सपर्ट थे। उन्होंने प्रियम्बल को कहा कि आइडेंटिटी कार्ड है ये, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, इससे सब पता लग जाता है। अभी अगर प्रियम्बल है तो कॉन्स्टिट्यूशन की वैधानिकता है या संवैधानिकता, क्या कहते हैं उसको हिंदी में क्या बोलेंगे आपको, ये एक मान्यता देता है। ठीक है, प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और प्रियम्बल हमारा किसके बेस के ऊपर है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको कराया था, संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, अडॉप्ट किया गया था, पंडित नेहरू ने प्रेजेंट किया था। पढ़ना प्रीवियस लेक्चर एक बार जाके। इट हैज बीन अमेंडेड बाय द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और अब तक प्रियम्बल को सिर्फ एक बार ही इसमें संशोधन किया गया है, 42वां संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, 1976 में। और इसमें 3 नए शब्द हैं वो ऐड किए गए थे, पूछ लेते हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इनकी सीक्वेंस भी आपको याद रखनी है, सीक्वेंस वाइज भी पूछते हैं। अब टेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि भी क्या है, आपको पता होना चाहिए, आपको प्रियम्बल याद होना चाहिए। चलो मैं आज आपको ना प्रियम्बल पढ़ाती हूँ। वी मतलब हम, द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के नागरिक, हैविंग सोलेमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, भी अपने आप ये रिजोल्व करते हैं, बनाते हैं इंडिया का संविधान, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। किसके अंदर क्या बनाते हो, इंडिया को। सोवरन भी संप्रभु होगा, मतलब कि हम अब किसी के दबाव में आके अपने डिसीजन नहीं लेंगे, हम हमारी कंट्री के हित में अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। सोशलिस्ट रहेगी हमारी सरकार, सेकुलर रहेगी, धर्मनिरपेक्ष रहेगी, मतलब भारत का कोई धर्म नहीं होगा, भारत के लोगों का धर्म है, भारत का एज ए कंट्री कोई रिलीजन नहीं है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जनता के द्वारा चुना हुआ गणतंत्र है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसी क्रम में याद रखने हैं, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, और हम अपने सिटीजन को क्या देते हैं, सिक्योर करते हैं सिटीजन का क्या, जस्टिस। कितने तरह का जस्टिस, 3 तरह का जस्टिस। कितने तरह का, 3 तरह का। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल और इकोनॉमिक कहाँ से मिलता है आपको, डीपीएसपी से मिलता है। और पॉलिटिकल कहाँ से मिलता है, फंडामेंटल राइट से मिलता है। मेरे एक एक शब्द को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और चाहे ना भी पूछे जाए तो आपको अपनी नॉलेज के लिए चीजें पता होनी चाहिए, ताकि कोई कुछ कह के चला जाए तो आपको पछतावा ना हो, आप क्रॉस आर्ग्यूमेंट है वो कर सको। अब हम लिबर्टी की बात करते हैं। आपको छूट दी हुई लिबर्टी है आपको क्या की, सोचने की, कि आप सोच सकते हो, कैसा भी सोचो, अच्छा बुरा सोचो, अच्छा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचो, कैसा भी सोचो, बड़े बड़े सपने देखो, उनको पूरा करो। एक्सप्रेशन, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप खेल के, गा के, नाच के, कूद के, लिख के, कैसे भी अपने तरीके से अपने आप को, अपनी देशभक्ति है वो शो कर सकते हो, अपनी इमोशंस है वो शो कर सकते हो। बिलीव, फेथ, आप किसी में बिलीव करो, फेथ करो, वर्शिप करो, किसी की करो, किसी की पूजा करो, आपको कोई रोका टाकी नहीं है। तो ये पूछ लेते हैं, लिबर्टी ऑफ किसकी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। लिबर्टी 5 तरह की, जस्टिस 3 तरह का, इक्वालिटी किसकी, स्टेटस भी, आप अपना स्टेटस बना सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है और आपने ये चीजें प्रमोट करनी है सबके अंदर। ठीक है,
फर्टर्निटी भाईचारा, ट्राइनिटी भी बोलते हैं। भाईचारा आप मेंटेन करना है, क्यों? डिग्निटी है भी सिंगल इंडिविजुअल की, एंड द यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन भी, आपने एक इंडिविजुअल की डिग्निटी भी मेंटेन करती है, भारत की अखंडता और यूनिटी को, एकता को बचाए रखना है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संविधान सभा में दिस 26 डे ऑफ नवंबर, 26 जनवरी 1949 को क्या कर 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं? अपने आप को ये अडॉप्ट करते हैं, एनेक्ट करते हैं, बनाते हैं और खुद को सौंपते हैं ये प्रियम्बल। ठीक है, गिव आवर सेल्फ दिस प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रहेगा आपको, जस्टिस 3 तरह का, लिबर्टी 5 तरह की, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, भाईचारा बंधुता को हम सबको बढ़ावा देंगे। इंग्रेडिएंट्स क्या है भी प्रियम्बल के? मतलब कि जैसे हम सब्जी बनाते हैं, मान लो कि मैंने कोई भी सब्जी बनानी है, आलू की बनानी है, मटर की बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या मतलब चाहिए? मटर की सब्जी बनानी चाहिए, प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, मटर चाहिए, हल्दी चाहिए, नमक चाहिए। तो वो इंग्रेडिएंट्स क्या है प्रियम्बल के? तो सोर्स क्या है अथॉरिटी का? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया कि हम भारत के नागरिक ही इसके एक्चुअल सोर्स हैं। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, मैंने अभी आपको बताया क्या करना है, सेक्युलर, क्या रहना है, सेक्युलर। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, देश के लोगों का धर्म है। तो हमारा देश डिक्लेयर इंडिया सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बिकी सोवरन है, संप्रभु है, सोशलिस्ट है, मतलब सरकार सबका ध्यान रखेगी बराबर तरीके से, सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक है, भी लोगों के द्वारा चुना हुआ गणतंत्र है या लोकतंत्र है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ऑब्जेक्टिव क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन के? स्पेसिफाई करता है क्या? जैसे हमने पढ़ा जस्टिस के बारे में, लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, फर्टर्निटी, तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। डेट ऑफ अडॉप्शन 26 नवंबर 1949, याद रखना है। कीवर्ड क्या याद रखने हैं? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी। तो ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं अब देखते हैं। सोवरन का मतलब होता है संप्रभु, कि इंडिया नीदर ए डिपेंडेंसी नोर ए डोमिनियन ऑफ द एनी अदर नेशन, भी हमारे ऊपर किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं और हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम इंडिपेंडेंट स्टेट हैं और हमारे हमसे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। हम अपने तरीके से अपना काम काज संभालेंगे, चाहे वो इंटरनल मैटर हो, चाहे वो एक्सटर्नल मैटर हो। ठीक है, मतलब कोई भी फैसला हम किसी के दबाव में आके नहीं लेंगे, चाहे वो हमारे घर का फैसला है, चाहे हमारे घर से बाहर का फैसला है। लेकिन 1949 में क्या, इंडिया डिक्लेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हर continuation of her full membership of the Commonwealth of a nation except the British Crown as a head of the Commonwealth. This is extra constitutional declaration does not affect the India's sovereignty in any matters. अब देखो 1949 में क्या कहा, इंडिया ने कहा कि यस हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। कॉमनवेल्थ नेशन मतलब, कॉमनवेल्थ नेशन वो नेशन है जहाँ पे कभी अंग्रेजों ने रूल किया था। तो इस बात को एक्सेप्ट करने में भी कोई बुराई नहीं हुई। हाँ, हम पे राज किया था और हम इस चीज का हिस्सा है। कभी ब्रिटेन क्राउन हमारा हेड होता था। लेकिन ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन है, इससे हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये बात याद रखनी। फिर इंडिया ने मेंबरशिप ली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूएंट और लिमिटेशन ऑन हर सॉवरेनिटी। भी जब हम किसी के मेंबरशिप लेते हैं अपने हित के लिए लेते हैं ना। अब मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, किसी बिजनेस ग्रुप का आप मेंबर बन गए, तो उसमें आपने कुछ बेनिफिट देखे होंगे अपने बिजनेस के लिए, खुद के लिए, अपने हितों के लिए, तभी तो आप उस चीज का मेंबर बने। उससे उसकी आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वो टर्म्स एंड कंडीशन आपने रीड करके मेंबरशिप ली है। बीइंग ए सोवरेन स्टेट, विषम प्रभु स्टेट होने के नाते इंडिया नीदर कैन आइदर एक्वायर ए फॉरिन टेरिटरी और सीड ए पार्ट ऑफ अ टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरिन स्टेट। मतलब कि हम सोवरेन है, संप्रभु हैं, तो हम किसी से कोई फॉरेन टेरिटरी ले भी सकते हैं और किसी से अपना पार्ट है, किसी के फेवर में है तो किसी को दे भी सकते हैं। तो वो हम पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं सोशलिस्ट की। जो सोशलिस्ट शब्द है ना, ये 42वें संविधान में संशोधन किया गया था 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इतने संविधान में संशोधन हुए थे इमरजेंसी के टाइम पे, तो एक दूसरा संविधान तैयार हो गया था। ठीक है, तो सोशलिस्ट शब्द ऐड किया गया इन द फॉर्म ऑफ द सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। भी स्टेट पॉलिसी में दिया हुआ है ना, जो हमारे डीपीएसपी है पार्ट 4 में, उसमें ये दिया हुआ है कि भी सरकारें कैसे काम करेगी जनता के हित के लिए।
और ये अब हमने डीपीएसपी में भी दिया था, अब हमने डायरेक्टली लिख भी दिया है प्रियम्बल के अंदर, ठीक है। Moreover, the Congress Party itself adopted the resolution to establish a socialist pattern of the society in its अवधि सेशन। कई बार हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि अवधि सेशन में भी सोशलिस्ट शब्द को लेके और इन चीजों के लेके रिजोल्यूशन है वो पास हुआ था। ओके, और फिर क्या कहता है कि नोटेबली इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म अपने तरह का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, नोट है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जैसे चाइना के अंदर चलता है, स्टेट सोशलिज्म। चाइना की एक ही सिंगल पार्टी है और वो अपनी तरीके से काम करते हैं, लेकिन हम सभी का ख्याल रखते हैं, प्राइवेट सेक्टर का भी, पब्लिक सेक्टर का भी, इंडियन सिटीजन्स का भी। विच इन ऑल द नेशनलिज्म ऑफ द ओल्ड मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भी जो नेशनलिज्म है भी, जो जैसे कम्युनिटी जो कम्युनलिज्म होता है, कम्युनिस्टिक जो सोशलिज्म है उसमें जैसे चाइना में है, वो क्या करते हैं, चाइना की गवर्नमेंट ही सारा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हमारे यहाँ नहीं है ऐसा, अपने यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ प्राइवेट मेंबरशिप भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, ठीक है। हमारा कंसेप्ट है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का है, जहाँ बहुत पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक साथ साइड बाय साइड एग्जिस्ट करते हैं। एज सुप्रीम कोर्ट सेज द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम टू एंड पॉवर्टी। और हमने डेमोक्रेटिक मतलब सरकार ध्यान रखेगी ना गरीब लोगों का, प्राइवेट जो पार्टनर है वो तो कर ही लेंगे अपना जुगाड़ पानी, लेकिन गरीब लोगों की कौन देखेगा, वो सरकार देखेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हमने एंड करनी पॉवर्टी, इग्नोरेंस और डिजीज वगैरह। और जब ये कब होगा, जब सरकार भी सोशल रहेगी हमारी। इंडियन सोशलिज्म में ब्लेंड ऑफ द मार्क्सिज्म, जो मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है और गांधी जी का जो सिद्धांत था, उनका एक मिक्सचर है, ठीक है। फिर हमने 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी का कंसेप्ट आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। भी हमने हमारी चीजें लिबरल कर दी, मतलब हमने सबको लाइसेंस देने शुरू कर दिए, चीजों प्राइवेट सेक्टर प्लेयर को भी बुलाया, और इस तरह से अलग अलग कंपनियां हैं हमारे यहाँ आई और अलग अलग देश की कंपनियों ने यहाँ पे सेटलमेंट करी, और इस तरह से हमें नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आई। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कंसेप्ट ये आया। सेकुलर जैसा मैंने आपको बता दिया था कि ये भी 42वें संविधान में संशोधन किया गया 1976 में। और हम सेकुलर है मतलब कि हमारे इंडिया का कोई धर्म नहीं, इंडिया के लोगों का है। ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है। थोड़ा सा दे रखा है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था 1974 में, उसके बारे में बातें कर रखी है। कहते हैं कि जो वर्ड सेकुलर है वर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, there can be no doubt the constitution makers wanted to establish such a state and accordingly article 25 to 28 guaranteed in fundamental right। आपको पता है 25 से लेके 28 तक क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं और रिलीजन से रिलेटेड राइट हैं। तो इससे पता लगता है कि सभी लोगों को इक्वालिटी का अधिकार दिया गया, सभी के रिलीजन का ख्याल रखा गया है। जो आर्टिकल 27 है, उसमें ये लिखा गया है कि हमारी जो सरकार है किसी एक धर्म पे टैक्स नहीं लगाएगी। आर्टिकल 27 में लिखा है किसी एक धर्म पे टैक्स नहीं लगाएगी, लेकिन सेवाएं देगी। जैसे अमरनाथ यात्रा होती है, हज की यात्रा होती है, तो पुलिस प्रशासन दिया जाता है, भीड़ को नियंत्रण किया जाता है, सेवा पाने के लिए सारी चीजें, मतलब सबके लिए बराबर रखेगी, किसी एक धर्म की तरफ बाइस्ड नहीं होगी, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ द सेक्युलरिज्म। हमारा कंसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव कंसेप्ट है कि हमने सभी धर्मों का ख्याल रखा, सभी धर्म हमारे लिए बराबर हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का, चाहे बौद्धिस्ट हो, सिख हो, मुस्लिम्स हो, जैनिज हो, तो सभी को हमने बराबर का अधिकार दिया है। ओके जी, उसके बाद हम डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र है अभी हमारे, ठीक है। लोगों के द्वारा पावर कहाँ से लेती है, सुप्रीम पावर क्या है, पीपल ऑफ इंडिया से। डेमोक्रेसी भी तो दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है, पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर, हम वोट करते हैं ना, तो ये वाली क्या है, इन केस ऑफ डायरेक्टली, ये स्विट्जरलैंड में देखी जाती है। फिर देयर आर 4 डिवाइसेस ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नेमली भी रेफरेंडम करा सकते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन कि 4 डिवाइसेस कौन सी है डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, सीधा जाके जनता से रेफरेंडम करा लो, पूछ लो, इनिशिएटिव ले लो, अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ले लिया, उस पर राय मांग ली पब्लिक की। रिकॉल मतलब किसी को पोस्ट पे बैठा दिया और वो ढंग से काम नहीं कर रहा, फिर जनता कहेगी भी तू हट जा, तू ढंग से काम नहीं कर रहा,
प्लेबिसाइट भी लाइक रेफरेंडम की तरह ही होता है। तो ये टर्म्स आपको याद रखने, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। ये किसकी फॉर्म है? 4 डिवाइसेस हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर, जैसे इन केस ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट वोटिंग होती है, हमारे यहाँ पे हम एमपी एमएलए चुनते हैं, फिर वो अपने में से कोई मिनिस्टर बनाएगा, कोई कैबिनेट मिनिस्टर आएगा, फिर उनके अकॉर्डिंग सरकार चलेगी। दो तरह की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियली। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री है, यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट डेमोक्रेसी हमारे अंदर है, मैंने आपको बता दिया। अंडर विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। ऑब्वियस सी बात है, आपने एमपी एमएलए चुन लिए, वो लोकसभा में बैठेंगे, राज्यसभा में बैठेंगे, स्टेट की असेंबली में बैठेंगे, कानून बनाएंगे और उनके लिए वो उनको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर वही एग्जीक्यूटिव है और वही लेजिस्लेटिव, तो एक दूसरे के लिए वो अकाउंटेबल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो भी काम कर्म कांड वो कर रहे हैं उनके लिए वो अकाउंटेबल है। वो बात अलग, आजकल कोई जिम्मेवारी ले नहीं रहा, चीजें कुछ और ही दौर में चल रही हैं, किसी और ही ट्रैक पे चल रही हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, सबको वोटिंग का अधिकार दिया गया है। जिसकी एज 18 साल की, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, चाहे उसके पास पैसा हो ना हो, तो सब अपना वोट राइट हेल्ड करते हैं। और वोटिंग राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है, ये भी आपको याद रखना है। पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं हर 5 साल बाद, 5 से पहले भी हो सकते हैं अगर सरकार गिर जाए तो। रूल ऑफ लॉ, संविधान को माना जाता है। जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, किसी भी ग्राउंड पे, सेक्स पे, कास्ट पे, धर्म पे, रेशियो, ठीक है। Term democratic is used in the preamble in a broader sense, embracing not only political democracy but the social। मैंने आपको बताया था कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस आपको दिया गया, पॉलिटिकल फंडामेंटल राइट के थ्रू दिया गया है, सोशल और इकोनॉमिक डीपीएसपी के थ्रू दिया गया है। This dimension was stressed by the Dr. Bhimrao Ambedkar in his concluding speech in the Constituent Assembly नवंबर 25, 1949 में। क्या कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाई एट द बेस ऑफ द सोशल डेमोक्रेसी। भी सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी। अब देखो, अगर किसी एक कम्युनिटी का बंदा सारे सिर्फ एक ही कम्युनिटी के बंदे पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो दूसरी कम्युनिटी का क्या होगा? एक सोशल बेस होना चाहिए, हर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव वहां होनी चाहिए। इट मीन्स द वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइज लिबर्टी, इक्वालिटी, फटर्निटी। अब ये तो है नहीं कि भी इस कास्ट का बंदे को ये काम नहीं करना दिया जाएगा, ये मौका नहीं दिया जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो ये एग्जाम नहीं दे सकता, वो फला काम नहीं कर सकता, ढिमकना काम नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है भाई। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब तभी है जब आपका वे ऑफ लाइफ आप रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आज इंडिविजुअल आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपको छूट है, स्वतंत्रता है, आपको इक्वलिटी मिली हुई है, भाईचारे की भावना है। प्रिंसिपल ऑफ द लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आर नोट टू ट्रीटेड एज ए सिंगल। इनको कह रहे हैं कि भी सिंगल आपने इनको ट्रीट नहीं करना है, इनको आपने कैसे ट्रीट करना है, ये सेपरेट आइटम नहीं है, ये ट्राइनिटी है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि तीनों एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करती हैं। मतलब देखो, अगर आपको छूट तो है कि आप कहीं जाओ कहीं आओ, लेकिन आपको क्या है, इक्वालिटी नहीं है। मान लो कि आपको बाहर आने जाने की छूट है लेकिन आपको पढ़ने की इक्वालिटी नहीं है, तो आपकी लिबर्टी फिर किसी काम की नहीं है, ठीक है। They form a union of trinity in the sense do divorce one from to another is to defeat the very purpose of the democracy। मतलब एक दूसरे को अगर हम अलग कर देंगे तो डेमोक्रेसी का पर्पज है वो डिफीट हो जाता है, डेमोक्रेसी है वो सार्थक नहीं होती है। लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम इक्वालिटी, इक्वालिटी कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम द लिबर्टी। मतलब कि लिबर्टी को आप इक्वालिटी से अलग नहीं कर सकते और इक्वालिटी को आप लिबर्टी से अलग नहीं कर सकते। नोर कैन लिबर्टी और इक्वालिटी बी डाइवर्स्ड फ्रॉम द फर्टर्निटी, और भाईचारे की भावना से इनको अलग नहीं कर सकते। विदाउट इक्वालिटी, अगर आप इक्वालिटी नहीं है तो लिबर्टी का भी कोई फायदा नहीं है। वुड प्रोड्यूस ए सुप्रीमेसी ऑफ द फीवर ओवर द मैनी। मतलब कि आपको छूट तो है लेकिन आपको बराबरी का स्टेटस नहीं है, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो इसका मतलब कुछ लोगों की सुप्रीमेसी हो जाएगी, कुछ लोगों का डोमिनेंस हो जाएगा बाकी सभी लोगों के ऊपर। अगर आपको बराबरी का अपॉर्चुनिटी नहीं है लेकिन आपको छूट है कुछ भी करने की, लेकिन कुछ कर तो सकते हो, फिर वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो भी ऐसी इक्वालिटी का कोई फायदा नहीं। तो इस तरह से ये एक दूसरे का क्या है, सार्थक है, इन दूसरे को आप अलग नहीं रख सकते हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्वेजन्स हैं एस्टेब्लिश
इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर, मतलब कि हमने एक सभ्य समाज का निर्माण करना है, और वो सभ्य समाज कब होगा, जब लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी, फर्टर्निटी और लिबर्टी मिलेगी, तभी जाके एक इगैलिटेरियन सोसाइटी का निर्माण हो सकेगा, एक चौतरफा डेवलपमेंट है, विकास है लोगों का, वो हो सकेगा। रिपब्लिक है, हम गणतंत्र है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, मोनार्की नहीं है, लोग वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। जैसे ब्रिटेन में पहले क्या होता था, मोनार्की होती थी और आज भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट को हमने एज ए सेरेमोनियल हेड बना रखा है, गणतंत्र है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने, हालांकि इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लिबर्टी का बता दिया कि एब्सेंस ऑफ लिबर्टी, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, लिबर्टी का मतलब पूछा गया था। द टर्म लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन द activities of the individual and at the same time providing opportunity for the development of the individual personality। मतलब आपने किसी भी तरह की उसके ऊपर क्या नहीं रखनी है, कोई भी उसके रास्ते में रुकावट नहीं डालनी है, कोई भी बाधाएं क्रिएट नहीं करनी है, लगाम नहीं लगानी है, ठीक है, उसकी एक्टिविटीज के ऊपर, इसका मतलब होता है लिबर्टी। प्रियम्बल ने सिक्योर करी है सारे सिटीजन की कि लिबर्टी होनी चाहिए, हमें सोचने की आजादी होनी चाहिए कि क्या थॉट की, एक्सप्रेशन की, कहाँ कितने तरह की लिबर्टी थी, 5 की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, ये भी याद रखना है। और ये हमें कहाँ से मिलती हैं, ये हमें मिलती है फंडामेंटल राइट्स में मिलती हैं। अगर नहीं मिलेंगी तो आप एनफोर्स करवा सकते हो कोर्ट में जाके कि हमारी इन चीजों का, हमारे फंडामेंटल राइट का, लिबर्टी का हनन हो रहा है। कहता कि जो आइडियल है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के प्रियम्बल के, वो कहाँ से लिए थे हमने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए थे। कब हुआ था, 1789 से 1799 में। मैंने आपको चैप्टर करवाया है सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। फिर इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स अब्सेंस ऑफ द स्पेशल प्रिविलेज, मतलब किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देनी है, तो उसको बोलते हैं इक्वालिटी। तभी तो बोलोगे ना, ये सारी चीजें इक्वल है, सबको इक्वल प्रोविजन है वो मिले हुए हैं। एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी भी किसी को स्पेशल प्रोविजन नहीं देने हैं। एंड प्रोविजन ऑफ द एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और सभी के लिए क्या करना है, ऐसे प्रोविजन लाने कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। हम मान लो कि मैं से एग्जांपल दूं कि ये दीवार है और दीवार के इस साइड मान लो कि मैच चल रहा है ना, और यहाँ पे एक 6 फुट का बंदा खड़ा है, एक 2 फुट का खड़ा है, एक 4 फुट का खड़ा है, तो आप स्टूल किसको दोगे, लंबा स्टूल किसको दोगे, जो 2 फुट का है ना उसको दोगे, ऑब्वियस सी बात है, ताकि वो आराम से मैच देख सके। और 6 फुट वाले को तो जरूरत नहीं है, और जो 4 फुट का है उसको थोड़ा सा और छोटा स्टूल मिल जाएगा ताकि वो भी उस दीवार के बराबर पहुंच जाए। तो मतलब कि सरकार ऐसी पॉलिसीज लेके आती है जो सेक्शन बचे रह जाते हैं, जिनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाती, तो उनके लिए हमने क्या हुआ, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लेके आया हुआ है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में वुमेन्स हैं जैसे, उनके लिए हमने अलग से रिजर्वेशन लेके आई हुई है। तो वो क्या है, जैसे पार्लियामेंट में अब 33% रिजर्वेशन का काम चल रहा है कि महिलाओं को 33% दिया जाएगा, क्योंकि कब से क्या है कि महिलाओं की इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, तो उस गैप को फिल करने के लिए। तो ये किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आदमी ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, ठीक है। तो एक स्पेशल सेक्शन को आगे लेके आने के, जो सदियों से उस चीज से डिवॉइड रहा है, डी अटैच रहा है, तो उस चीज को फिलअप करने के लिए। प्रियम्बल सिक्योर टू ऑल सिटीजन इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, भी सबको स्टेटस की इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी भी, अपना स्टेटस एनहांस करने के लिए। अब मैं सोचूं कि मैं अडानी अंबानी जैसी बन जाऊं, तो ऑफकोर्स मैं बन सकती हूँ, गवर्नमेंट मुझे इतनी वो देता है, इजाजत देता है, सरकार हर चीज में, मतलब कि मैं पढ़ लिख सकती हूँ, एग्जाम दे सकती हूँ, मुझे वो अपॉर्चुनिटी है। आप बिजनेस से किसी के साथ डील कर सकते हो, अपना बिजनेस एनहांस कर सकते हो, तो आपको कोई नहीं रोक रहा। मतलब आपको क्या है, सिर्फ आपको अपनी मेहनत करनी है। दिस प्रोविजन एम्ब्रेसेस द 3 डायमेंशन ऑफ द इक्वालिटी, बीसीवी की इक्वालिटी होनी चाहिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ठीक है। जैसे कि सारे नागरिक ला के सामने, कानून के सामने बराबर हैं, आर्टिकल 14 ये डिसाइड करता है, जो कि फंडामेंटल राइट भी है। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना रिलीजन के बेस पे, ना रेस के बीच में, ना कास्ट में, ना सेक्स में, ना प्लेस में। आर्टिकल 15 ये आपने एक मूवी देखी है, इसकी क्या नाम है, इसका मैं भूल गई अभी उनका नाम, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। आर्टिकल 15 करके मूवी आई थी उनका, ठीक है, आप देख सकते हो। अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, हीरो का, मेरा स्लिप हो गया माइंड से अभी।
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 16 ये कहता है आप छुआछूत को खत्म कर रखा। आर्टिकल 17 आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता जाति के नाम पे। और कोई वो जैसे पहले सर दिन कर राव फलाना ढमकाना लॉर्ड ये वो सो की टाइटल ये देते थे ना, राव बहादुर ये जो क्या कहते हैं अंग्रेज टाइटल देते थे अलग दिखाने के लिए कि देखो इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है, इसको सर कह के बुलाया जाए, इसको राव कह के बुलाया जा रहा है, या इसको केसरे हिंद कह के बुलाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। आपको याद है कि गांधी जी ने टाइटल सौंप दिया था रविंद्रनाथ जी ने, जब हमारे ये क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और जलियांवाला बाग हुआ था उस टाइम जो लोगों की नृशंस हत्या की गई थी, उस टाइम ये टाइटल्स हैं जो अंग्रेजों ने दिए थे महात्मा गांधी को वो छोड़ दिए थे उन्होंने। तो ये थोड़ा सा स्पेशल फील करवाने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे ऐसे काम करते थे। दो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि पॉलिटिकल इक्वालिटी आपको मिले। वन, नो पर्सन इज डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर द इंक्लूजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल। मतलब कि दो वैसे अपॉर्चुनिटी मिली हुई है आपको कि किसी भी आदमी को आप इनएलिजिबल घोषित नहीं कर सकते कि वो पार्टिसिपेट ना, उसको इलेक्टोरल रोल में कंसिडर ना किया जाए अगर उसका रिलीजन अलग है, उसका रेस कास्ट सेक्स अलग है। तो ये आर्टिकल 325 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कहता है कि अगर मैं हिंदू हूँ मुस्लिम हूँ कोई भी मेरा रिलीजन हो कोई भी मेरी जात हो कोई भी मेरा जेंडर हो, चाहे मैं थर्ड जेंडर हूँ चाहे मेल हूँ चाहे फीमेल हूँ, जब मैं अगर 18 की होगी तो मेरा वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये आर्टिकल 325 कहता है। ठीक है। नंबर 2, इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली टू द ऑन द बेसिस ऑफ द अडल्ट फ्रेंचाइज। आर्टिकल 326 से कहता है कि जैसे आप अडल्ट हो गए तो आपको वोटिंग राइट है। तो वोटिंग राइट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल आर्टिकल 39 क्या कहता है, सिक्योर करता है कि मैन और वुमेन इक्वल राइट है उनको एडिक्वेट मींस ऑफ द लाइवलीहुड, भी अपने जीवन यापन करने के लिए वो व्यापार करें काम धंधा करें कुछ भी मर्जी करें। मतलब ऐसा ना हो कि उस समाज में नेगेटिव मैसेज ना जाए उनके काम से। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हालांकि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं कंपनीज वगैरह में। जैसे आप लोग जाते हो तो हाँ मेल और फीमेल की सैलरी में आपको डिफरेंस मिलेगा, जैसे मैरिड फीमेल को लेके खुश नहीं होती कंपनी वाले। इसी तरह से अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पे भी फीमेल एक्ट्रेस और मेल एक्टर के जो फीस है उनमें रात दिन का डिफरेंस मिलेगा। कहीं कहीं है इक्वलिटी कहीं कहीं नहीं है, अभी बहुत जरूरत है इम्प्रूव करने की चीजों को। उसके बाद फर्टर्निटी, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारी ये, जो आर्टिकल 51 ए कहता है कि ये ड्यूटी है आपने क्या करना है, प्रमोट करना है फीलिंग ऑफ फर्टर्निटी, भाईचारे की। इससे क्या होगा कि ड्यूटी है एवरी सिटीजन की, और हमारे इंडिया की एक रिस्पेक्ट भी बढ़ती है दूसरे लोगों के नज़रों में कि भी हम वहाँ गए थे, हमने हमसे सब भाईचारे से मिले, हमको सबने प्यार से रखा घुमाया फिराया खिलाया पिलाया। तो सबको हमने इक्वल रिस्पेक्ट देनी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो किसी भी भाषा का हो किसी भी रीजन का हो, किसी भी तरीके से वो आपसे अलग है आपने उसको अलग महसूस नहीं करवाना है। प्रियम्बल डिक्लेयर द फर्टर्निटी हैज टू एश्योर टू थिंग्स, भी आपने दो कैसी चीजें कि ऐसी प्रैक्टिस जो किसी इंडिविजुअल को हर्ट करती हैं या यूनिटी को या इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को हर्ट करते हैं उनको आपने क्या कर देना है, छोड़ देना है। द वर्ड इंटीग्रिटी ऐड कब किया गया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1976 में। तो ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ कौन कौन से शब्द है वो ऐड किए गए थे। के एम मुंशी जी मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने क्या कहा था कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल signifies the constitution not only ensure material betterment and maintain the democratic setup but it also recognize the personality of the every individual is sacred। मतलब कि हर एक आदमी की पहचान है वो पवित्र है, हर एक आदमी हमारे लिए मैटर रखता है हमारे देश के लिए मैटर रखता है। हमने सिर्फ इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए डेमोक्रेसी नहीं सेटअप करी, हमने हर एक आदमी को सैक्रेड रखा है कि उसकी अपनी डिग्निटी है, तो उस डिग्निटी को हमने मेंटेन करना है। और ये हमने फंडामेंटल राइट के थ्रू डीपीएसपी के थ्रू मेंटेन की भी हुई है और फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनाई हुई है कि आप अगर वुमेन्स की डिग्निटी को कोई चीज हर्ट करती है ऐसी कोई प्रैक्टिस है, कोई भी इंडियन सिटीजन है उस प्रैक्टिस को छोड़ देगा वो उसी टाइम। अगर किसी ऐसी चीज से ऐसे रीति रिवाज से किसी वुमेन की डिग्निटी उसकी भावना को उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो वो प्रैक्टिस फॉलो नहीं करनी है।
तो कह रहा है कि जो फ्रेज है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एम्ब्रेसेस बोथ साइकोलॉजिकल चेंज भी आपके अंदर आना चाहिए और टेरिटोरियल डायमेंशंस में भी। मतलब आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया क्या है, एज ए यूनियन ऑफ स्टेट भी यूनियन है, सारे स्टेटों का एक सेंटर है, यूनियन है। और जो बहुत क्लियर कहता है कि स्टेट के पास कोई राइट नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो जाए। ठीक है, तो हमारी जो यूनियन है ना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंडिया क्या है, इंडिया एज यूनियन, और वो क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल नेचर, मतलब कि कोई इसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। मतलब अब आप सोचे कि इंडिया में 28 स्टेट है, हैदराबाद कहे कि ना मैं तो पाकिस्तान में जाके मिलूंगा या मैं तो श्रीलंका के साथ काम करूंगा, ना भाई ना, आपको ऐसी कोई इजाजत नहीं है, आप नहीं जा सकते। कल को राजस्थान कह दे कि मैं तो राजस्थान और गुजरात में तो पाकिस्तान के साथ जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट वाले कह दे कि बांग्लादेश के साथ अटैच हो जाएंगे हम तो, नहीं, आप हमारी यूनियन को नहीं तोड़ सकते। तो हमारी यूनियन का नेचर क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल नेचर है। जबकि अगर यूएसए का हम देखें तो यूएसए का फेडरल नेचर है, वो स्टेट कभी भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारी यूनियन का एम क्या था, ओवरकम करना हिंडरनेस नेशनल इंटीग्रेशन में जो आड़े आती हैं चीजें, चाहे वो कम्युनलिज्म है, चाहे रीजनलिज्म है, कास्टिज्म है, कोई भी है, सारी चीजें इनको अवॉइड करते हुए हमने सेंटर को ऐसा रखा है कि उसको डिस्ट्रक्ट ना किया जा सके। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है, बेसिक फिलोसफी और फंडामेंटल वैल्यूज वो पता लगती है हमें। प्रियम्बल देखते हैं कि पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस वैल्यू कैसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, किस चीज पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। तो जैसे आप खोलोगे आपको जस्टिस मिलेगा, आपको इक्वालिटी मिलेगी, आपको फटर्निटी मिलेगी, तो सारी चीजें दी गई हैं। तो जो सर अलादी स्वामी कृष्ण अय्यर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने सिग्निफिकेंट रोल किया है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। उन्होंने क्या कहा है कि जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्रेस करता है कि वी हैड अ थॉट और ड्रीमेड सो लॉन्ग, कि हमारे ऐसे थॉट थे, ऐसे विचार थे, तभी जाके हमने इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह का प्रियम्बल हम बना पाए हैं। के एम मुंशी ने क्या कहा, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, कि प्रियम्बल एक होरोस्कोप है कि हमारा जो इंडिया है वो सोवरन और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक देश है। पंडित भार्गव दास ने क्या कहा था कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भी सबसे कीमती जो पार्ट है हमारे संविधान का वो क्या है, प्रियम्बल है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फलाने बंदे ने क्या कहा, ये स्टेटमेंट किस बंदे की है, तो आपको एटलीस्ट जो दिए हुए हैं उनका याद रखना ही रखना है। और क्या कहा ठाकुरदास जी ने कि की है ये संविधान की चाबी है, संविधान अगर ताला है तो प्रियम्बल इसकी चाबी है। और ज्वेल सेट मतलब नेकलेस है ये हमारे संविधान का, प्रॉपर यार्ड स्टिक है कि एक मेजरमेंट है कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी वैल्यू है। फिर एक थे अर्नस्ट बेकर जी, इन्होंने क्या कहा, ये इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। He described the preamble as the keynote, भी keynote है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। He was so moved by the text of the preamble, he quoted it as the opening of his popular book, Principle and the Social and Political Theory, मतलब कि प्रियम्बल से ही इसने अपने बुक की शुरुआत करी थी, हमारे प्रियम्बल से इतना वो हुए थे, ठीक है, प्रभावित हुए थे। एम हिदायतुल्लाह फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया क्या कि जो प्रियम्बल है रिजेंबल द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, भी उससे हमारा मतलब कि यूएस का जो प्रियम्बल है उससे रिजेंबल करता है। लेकिन ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन नहीं है, ये हमारे संविधान की आत्मा है, इट इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, प्रियम्बल क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, कुछ केसेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट है नहीं है, कैसे इनमें एड ऑन होती गई चीजें वो देख लो। बेरीब्रू यूनियन केस था वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया का 1960 में। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल शोज द जनरल पर्पज बिहाइंड द सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दस की टू माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्दर वेयर द टर्म यूज टू एनी आर्टिकल एम्बिगुअस और केपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग। तो इसमें क्या कहा कि प्रियम्बल है नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपने लाइन ये ही याद रखनी है। कि बेरीबुरी यूनियन केस जो 1960 का था उसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है। फिर आता है टाइगर केस
केशवानंद भारती केस 1973 में सबसे बड़ी लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो यहाँ पे बिठाई गई थी और इस मैटर में डिसीजन आया था। इसमें ये कहा था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखना है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये केशवानंद भारती केस में डिसाइड किया गया था 1973 में, और 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। ओके, उसके बाद क्या होता है LIC का केस आता है, LIC केस ऑफ इंडिया 1995 में। इसमें कहा कि प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये याद रखना है। तो 4 केस हो गए आपके पास। बेरुबरी यूनियन केस में क्या कहा गया, कोर्ट ने क्या कहा कि प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर केशवानंद भारती में क्या कहा कि प्रियम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और LIC केस 1995 में क्या कहा गया कि इंटीग्रल पार्ट है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता, इसके बिना तो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इसमें केशवानंद भारती में क्या कहा गया कि ऑब्जर्व किया गया प्रियम्बल है, एक्सट्रीम इंपोर्टेंस है इसकी। कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड और इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रैंड नोबल विजन एक्सप्रेस इन द पार्लियामेंट। भी प्रियम्बल के अंदर जो विजन लिखे गए हैं, जो विचार हैं, उन्हीं को देख के हम बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, तो इसीलिए ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और LIC केस में कहा कि इंटीग्रल पार्ट है, जैसे कि कोई अदर पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वैसे ही प्रियम्बल भी पार्ट है। और अब तक प्रियम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है, 42nd अमेंडमेंट 1976 में, ये भी याद रखना है। उसके बाद इसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है, ठीक है। और जो बात याद रखने वाली क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं वो ये भी है कि प्रियम्बल कोई सोर्स नहीं है पावर का, ये विधायिका को कोई पावर नहीं देता, कोई इसके पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, तो ये भी याद रखना है। नॉन जस्टिफाइएबल है, मतलब इसमें जो लिखा हुआ है उसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में आप फंडामेंटल राइट्स को लेके जा सकते हो, ठीक है। और ना ही इसमें जो लिखा गया है उसको इन्फोर्स करने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, तो ये भी आपने याद रखना है। अमेंडेबिलिटी मैंने बता ही दिया है आपको कि सिर्फ एक ही बार इसको अमेंड किया गया है। तो इस तरह से हमारा प्रियम्बल का चैप्टर है वो खत्म होता है। फिर कभी हम कोई दूसरा चैप्टर देखेंगे, तो आपने हर एक चीजें याद रखना।